बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम TLC कहते हैं। ठीक है। अच्छा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी असल में ये है। इसमें क्या करते हैं हम कि सॉलिड स्टेशनरी फेज लेते हैं जिस पे सैंपल कंपोनेंट अपने आप को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। जिसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी स्टेशनरी फेज के साथ एड्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है कंपोनेंट, वो कम ट्रैवल करता है, और जिसकी एड्जॉर्प्शन कम होती है वो मोबाइल फेज के साथ ट्रैवल कर जाता है ज़्यादा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कंपैरिजन पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई और ये क्यों उससे बेहतर है। एक तो इससे शार्पेस्ट सेपरेशन होती है, सेपरेशन यानी बहुत अच्छी होती है, कम टाइम में सेपरेशन हो जाती है, थोड़ी सी अमाउंट दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है सैंपल की। ठीक है, थोड़ी सी भी अमाउंट आप उसकी लगाएंगे सैंपल की तो सेपरेशन हो जाएगी। एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेफली, जो कि पेपर के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि एसिड पेपर को डैमेज कर देता है। इसके बाद ये जो स्पॉट्स आते हैं कंपोनेंट्स के सैंपल के, वो फैले हुए नहीं होते, बहुत अच्छी सेपरेशन होती है, इससे डिफ्यूज़ नहीं होते वो। सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है टेक्निक की। सेंसिटिविटी मीन्स थोड़ी सी भी अमाउंट अगर आप सैंपल की लेते हैं तो सेपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। आप प्लेट को हाई टेम्परेचर पर हीट कर सकते हैं, जो कि पेपर को आप नहीं कर सकते। और अगर आपने पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी करवानी हो तो पेपर को आप इम्प्रेगनेटेड करवाते हैं, किसके साथ, यानी एब्जॉर्ब करवाते हैं उसके ऊपर सिलिका जेल या एल्यूमिना, यानी एड्जॉर्बेंट मटेरियल। लेकिन वो इतनी अच्छी शीट नहीं बनती, फाइन। लेकिन ये जो शीशे की या उसकी प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर जो आप थिन लेयर लगाते हैं, ये बहुत अच्छी मतलब एक फाइन उसकी लेयर बनती है। ठीक है। कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि रिलेटिव अफिनिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, फॉर एड्जॉर्प्शन और स्टेशनरी फेज। ठीक है, फॉर एड्जॉर्प्शन ऑन स्टेशनरी फेज। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। अब चूंकि इसको हमने मूव करवाना है उसके मोबाइल फेज को प्लेट के ऊपर, तो फिर हम इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की बजाय हम इसका क्या निकालेंगे? रिटेंशन फैक्टर, RF वैल्यू। ठीक है, कि वो अपने आप को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपोनेंट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो RF वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सॉल्वेंट फ्रंट। अब सॉल्वेंट फ्रंट से क्या मुराद है? मोबाइल फेज। आउटलाइन ऑफ मेथड क्या है? वही कि जी पहले आप सैंपल का सोल्यूशन बनाएंगे किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ। वोलाटाइल वो यानी जो उड़ जाए, जल्दी इवापोरेट हो जाए। फिर उसके बाद आप शीशे की या ग्लास की, शीशे की या प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर आप एड्जॉर्बेंट मटेरियल कोट करते हैं। ठीक है, उसकी लेयर लगाते हैं और फिर उसके ऊपर सैंपल अप्लाई करते हैं। फिर उसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर उस प्लेट को रख देते हैं, और जब वो मोबाइल फेज ट्रैवल कर जाती है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर आप उसको निकाल के ड्राई करते हैं और फिर उसके बाद आप उसको फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से डिटेक्ट करते हैं कंपोनेंट्स को। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये जो एड्जॉर्बेंट है वो कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। एड्जॉर्बेंट का जो पार्टिकल का साइज़ है वो 1 से 25 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए। कोर्स मटेरियल यानी जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पाउडर होना चाहिए एड्जॉर्बेंट का। ठीक है, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे अच्छी लेयर नहीं बनेगी ऊपर और सेपरेशन भी अच्छी नहीं होगी। अब कौन कौन से एड्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं? सिलिका जेल है, एल्यूमिना है, किजल गौर है, सिलाइट है, सेलुलोज पाउडर है, स्टार्च है, पोलीमाइड पाउडर है और सफाडेक्स है। अब ये जो हर एड्जॉर्बेंट मटेरियल है ये डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिका जेल है, ये अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, एसेंशियल ऑयल्स, इनऑर्गेनिक एनाइंस और कैटाइंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सिलाइट है वो स्टीरॉइड्स और इनऑर्गेनिक कैटाइंस के लिए यूज़ होता है। स्टार्च जो है वो सिर्फ अमाइनो एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो एड्जॉर्बेंट मटेरियल है वो डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन इसका क्या है, यानी जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इसके इस प्रोसेस के, वो कौन कौन से हैं? पहला है जी प्रिपरेशन ऑफ क्रोमेटोप्लेट। क्रोमेटोप्लेट क्या होती है? यानी शीशे या प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर जो आपने एड्जॉर्बेंट मटेरियल लगाना है, ठीक है, उस लगाने के बाद उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोप्लेट कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, सैंपल कैसे अप्लाई करना है। चॉइस ऑफ एड्जॉर्बेंट मटेरियल आपने कौन सा चूज़ करना है। फिर आपने मोबाइल फेज, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट से क्या मतलब है? मोबाइल फेज की सिलेक्शन, वो आपने कैसे सिलेक्ट करनी है। प्रॉपर डेवलपिंग सिस्टम, यानी डेवलपिंग किस तरह से करनी है। डेवलपिंग क्या होती है कि प्लेट को क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रख के फिर मोबाइल फेज का उसके ऊपर ट्रैवल करना, उसको कहते हैं डेवलपिंग। फिर हमने लोकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन क्रोमेटोग्राम, उसको हमने डिटेक्ट करना है कंपाउंड्स को। ठीक है, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, लोकेट करना है पहले, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो ये डिफरेंट 7 स्टेप्स हैं। अब हम इन स्टेप्स को बारी बारी देखते हैं। पहला है प्रेपरेशन ऑफ प्लेट्स।
अच्छा जी, जो प्रेपरेशन ऑफ प्लेट्स है वो हमने क्या करनी है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है प्लेट का, शीशे की होती है या प्लास्टिक की होती है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है 20x15 या 20x20, ठीक है। अब 20x20 का मतलब क्या होता है, चौड़ाई भी 20 और लंबाई भी 20, यानी एक स्क्वायर जो है ना शक्ल की, चौकोर शक्ल की एक प्लेट होगी, ठीक है। उसके बाद इसको आपने धो लेना है, ड्राई कर लेना है, खुश कर लेना है। उसके बाद उसको उंगली से टच नहीं करना, उसकी सरफेस को, सरफेस उसकी बिल्कुल इवन होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए प्लेट की। फिर आपने क्या करना है, एड्जॉर्बेंट की लेयर उसके ऊपर जमानी है। अब आपने एड्जॉर्बेंट उसके ऊपर लगाना कैसे है, पहले आपने उसकी बनानी है स्लरी। स्लरी किसको कहते हैं, जिस तरह ये आप मट्टी का जो गारा टाइप जैसे बनाते हैं जब बिल्डिंग्स बनती हैं, तो जिस तरह पेस्ट होता है यूँ समझ लें, तो आपने पेस्ट बनाना है एड्जॉर्बेंट मटेरियल का। किसके साथ बनाएंगे, मोस्टली पानी के साथ बनाया जाता है, कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने एड्जॉर्बेंट कौन सा लिया है। स्लरी बनाएंगे उसके पानी के साथ और दुगना पानी लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास x ग्राम है तो 2x आपने क्या लेना है, सेंटीमीटर क्यूब आपने पानी लेना है। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर 10 ग्राम आपका एड्जॉर्बेंट मटेरियल था तो आपने 20 जो है ना ml वो आपने पानी लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना होता है बाइंडर। बाइंडर क्या होता है, जिप्सम जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं। अब उसका काम क्या होता है कि वो एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता है, जिससे फाइन लेयर आती है, ठीक है। तो क्या चीज़ें, 3 चीज़ें हमने ऐड की हैं जिससे स्लरी बनाई है। एक तो एड्जॉर्बेंट मटेरियल हमारा जो कि सिलिका जेल या लुमिना या कोई भी हो सकता है, दूसरा पानी, और तीसरा क्या है, बाइंडर। बाइंडर किसको हमने कहा, जिप्सम को, ठीक है। तो ये हमने स्लरी बना देनी है और स्लरी हमने इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है, लगा देनी है प्लेट के ऊपर। अच्छा जी, प्लेट के ऊपर एड्जॉर्बेंट मटेरियल लगाने के बाद हम उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि जो एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं वो एड्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, 100 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको हीट करते हैं ओवन के अंदर आधे घंटे के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन स्लरी जो है हमने अप्लाई कैसे करनी है, उसके लिए 4 टेक्निक्स हैं, ठीक है। पहली क्या है, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग से क्या मुराद है, इसके 2 केसेस हो सकते हैं कि एक तो ये कि आप स्प्रेडर जो है वो मूविंग हो और यानी नीचे प्लेट जो है वो फिक्स की हुई, नीचे प्लेट रखी हुई हो इस तरह से, ठीक है, और उसके ऊपर यूं स्प्रेडर जो है वो इस तरह से हिल रहा हो और वो उसके ऊपर जो स्लरी जो है वो यूं करके यानी वो मूव करके आए और उसके ऊपर स्लरी की एक लेयर लगा दे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्लेट जो है वो मूविंग है, यानी ऊपर जो फिक्स किया हुआ है आपने जो स्प्रेडर है वो फिक्स है, ठीक है, और नीचे प्लेट जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, यानी ये स्प्रेडर है और ये प्लेट इस तरह से मूव करेगी और ये उसके ऊपर सारी स्लरी जो है वो उसकी लेयर लग जाएगी, ठीक है। स्प्रेडर क्या होता है, एक हॉपर सा होता है जिसके अंदर स्लरी भरी हुई होती है। या फिर हम यूँ कर सकते हैं कि एक प्लेट रख के और उसके ऊपर स्लरी डाल दें, ठीक है, थोड़ी सी स्लरी उसके ऊपर रख दें और दूसरी प्लेट के साथ उसको यूं करके उसके ऊपर उसकी लेयर लगा दें, ठीक है। ये भी एक तरीका है स्प्रेडिंग का। दूसरी टेक्निक है पोरिंग। अगर आपने कोई बाइंडर यूज़ नहीं किया हुआ, यानी जिप्सम अगर आपने उसके अंदर नहीं डाला हुआ, सिर्फ एड्जॉर्बेंट मटेरियल ही है, तो फिर हम पोरिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। पोरिंग से क्या होता है कि आपने प्लेट के ऊपर थोड़ा सा डाला और उसको यूं यूं प्लेट को हिलाना है, इस तरह से इसको टिल्ट करना है हर तरफ, ताकि वो पूरी उसके ऊपर लेयर एक बन जाए। उसके बाद तीसरी टेक्निक है स्प्रेइंग। स्प्रेइंग गन होती है एक, जिस तरह से कपड़े हम जब कॉटन के इस्त्री करते हैं तो पानी का छिड़काव करते हैं ऊपर स्प्रेयर के साथ, तो वैसी स्प्रेइंग गन होती है, उसके अंदर स्लरी भरी जाती है और वो हम स्प्रे कर देते हैं किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर। लेकिन ये जो है ना, ये एक पॉपुलर मेथड नहीं है क्योंकि इससे सरफेस जो आती है वो अनइवन आती है, यानी कहीं पर मोटी लेयर लग गई स्लरी की, कहीं पर पतली लग गई, ठीक है। और चौथी टेक्निक है डिपिंग। डिपिंग का क्या मतलब होता है कि आप प्लेट जो वो डालें स्लरी के अंदर और फिर इसको निकाल लें। इसकी एग्जैक्ट थिकनेस को तो मालूम नहीं होती इससे हमें कि कितनी थिकनेस है इसकी, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है, इससे बहुत सारी प्लेट्स हम एक टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी रैपिड क्वालिटेटिव सेपरेशन इससे हो सकती है, ठीक है, जल्दी हो जाती है और हम इसको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत सारी प्लेट्स को, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको लगाने के बाद स्लरी को उसको एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, अगर हमने वोलाटाइल लिक्विड यूज़ किया है, स्लरी जो हमने पानी की बजाय किस में बनाई हुई है, अल्कोहल में, ईथर में या सिपरेट के अंदर या फिर एसीटोन के अंदर बनाई हुई है, यानी हमने वोलाटाइल लिक्विड लिया है जो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, पानी नहीं लिया, तो फिर एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, हम उसको रख देते हैं डेसिकेटर में। डेसिकेटर क्या होता है, ये एक डब्बा सा होता है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रखा जाता है और वो क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यानी वो जो वोलाटाइल लिक्विड होगा वो नमी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और प्लेट जो है वो ड्राई हो जाएगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मुराद ये मैंने आपको बताया था कि आपने प्लेट को रख के जब मोबाइल फेज उसके ऊपर मूव करवानी है तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो जिस तरह आपने पेपर को था कि आप पेपर को हैंग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर, असेंडिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, यानी मोबाइल फेज नीचे से ऊपर चढ़ती है। और अगर डिसेंडिंग टेक्निक में क्या होता है, मोबाइल फेज ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है टूवर्ड्स ग्रेविटी। और टू डायमेंशनल क्या होती है कि आप 90 के एंगल पे पहले एक तरफ करवाते हैं, फिर उसके बाद 90 के एंगल पे उसको पेपर को टर्न कर देते हैं, और फिर है रेडियल। इसी तरह प्लेट की भी ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसमें भी यही वाली टेक्निक्स है। असेंडिंग में क्या होता है कि शीशे की प्लेट या प्लास्टिक की प्लेट जो है वो आप क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रख देते हैं साथ, ठीक है, दीवार के साथ लगा के, और नीचे से वो डिप हुई हो किसके अंदर, मोबाइल फेस के अंदर, ठीक है। उसी तरह आपने 1.5 सेंटीमीटर के फासले पर आपने स्पॉट लगाना है और मोबाइल फेस जब वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, इसको असेंडिंग टेक्निक कहते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है कि ऊपर जब वो सॉल्वेंट ट्रफ होता है, ठीक है, और कॉटन की बत्ती के ज़रिए, विक के ज़रिए जो है ना मोबाइल फेस जो है वो उस पर पेपर पे ट्रैवल करती है ऊपर से नीचे की तरफ। टू डायमेंशनल वही होती है कि 90 के एंगल पे आपने उसको प्लेट को टर्न कर देना है। और रेडियल में क्या होता है कि गोल प्लेट होती है शीशे की या प्लास्टिक की, और दरमियान में एक सुराख होता है जहाँ से हमने नीचे पेट्री डिश में मोबाइल फेस रखी होती है, और वो कॉटन विक के ज़रिए वो मूव करेगी उस शीशे की प्लेट के ऊपर, जिसके ऊपर अपने एड्जॉर्बर मटेरियल लगाया होगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटो प्लेट। उसके बाद जी मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़ आपने कैसे सिलेक्शन करनी है उसकी, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल फेज़ को सिलेक्ट करना, क्योंकि सैम्पल की हमने बहुत कम अमाउंट ली हुई है, ठीक है। तो जो है ना अच्छी अगर मोबाइल फेज़ हम यूज़ करेंगे तो फिर हमारा जो सैम्पल है वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे कि बार बार चेंज करके देखेंगे तो इससे हमारा सैम्पल वेस्ट हो जाएगा। तो मोबाइल फेज़ जो है वो मोस्टली दो का यूज़ की जा सकती हैं। एक होता है, एक लिक्विड होता है, या दो होते हैं, दो को मिक्स करके करते हैं। 3-4 भी किए जा सकते हैं, लेकिन 3 या 4 को हम जो अवॉइड करते हैं कि उसको यूज़ ना किया जाए। मोस्टली दो जो है ना वो यूज़ की जाती हैं, लिक्विड दो को मिला के मोबाइल फेस बनाई जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लिक्विड्स आप कंबाइन करेंगे उतना ही उसमें टेम्परेचर वेरिएशन से क्या होता है वो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बहुत एहतियात के साथ सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, और मोस्टली बाइनरी हम सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी दो मोबाइल फेस का, दो लिक्विड्स का मजमूआ। उसके बाद जी लोकेशन आपने वो जो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको आपने डेवलपमेंट करवा दी, उसके बाद आपने फिर निकाल के प्लेट को ड्राई करना है, ठीक है, और फिर आपने उसको लोकेट करना है स्पॉट्स को, कंपोनेंट को। तो वो कंपाउंड्स जो हैं वो आप कैसे लोकेट करेंगे, उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक केमिकल मेथड्स होते हैं, दूसरे होते हैं फिजिकल मेथड्स, ठीक है। तो केमिकल मेथड्स क्या होते हैं कि जो है ना इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसा केमिकल ऊपर स्प्रे करते हैं उसके क्रोमेटो प्लेट के ऊपर जो कि रिएक्शन करता है, जो कि केमिकल कंपाउंड किसके साथ, कंपोनेंट्स के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है या फिर कोई न्यू कंपाउंड बनाता है जो कि कलर्ड होता है, जो कि विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो हम स्प्रे करते हैं लोकेटिंग, इसको हम कहते हैं लोकेटिंग रीएजेंट। तो लोकेटिंग रीएजेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक होते हैं और एक होते हैं स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक वो होते हैं जो कि किसी एक कंपाउंड्स, एक तरह के कंपाउंड्स के लिए स्पेसिफिक नहीं होते, वो बहुत सारे कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक वो होते हैं जो कि एक मखसूस कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये आयोडीन वेपर है, आयोडीन वेपर जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, क्यों, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये उन सबको सेपरेट करता है, ठीक है। अब यानी अब ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक क्या होगा, जैसे ये हम लेते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये स्पेसिफिक है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेट कर सकता है, बाकी कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं करता, ठीक है। इसी तरह ये जो निनहाइड्रीन है, ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करता है, ये भी स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। अमाइनो एसिड्स और एमाइंस को सेपरेट करता है कौन सा, निनहाइड्रीन, तो ये भी क्या हो गया, ये स्पेसिफिक। अच्छा, उसके बाद ये जो स्प्रे करने के बाद लोकेटिंग रिएजेंट को स्प्रे करने के बाद प्लेट को फिर हम हीट करते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन अच्छी तरह से हो जाए बिटवीन कंपाउंड एंड लोकेटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो TLC के ऊपर ये जो केमिकल मेथड हम यूज़ करते हैं, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की निस्बत 10 से लेकर 100 गुना तक ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। यानी इसमें अच्छी जो है ना वो लोकेशन होती है और अच्छी सेपरेशन इसमें होती है। उसके बाद ये आ जाते हैं फिजिकल मेथड्स की तरफ। फिजिकल मेथड्स में क्या होता है कि ये जो प्लेट है हम इसके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं,
ठीक है। रेडिएशंस डालेंगे तो क्या होगा कि वो जो स्पॉट होंगे वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, वो ग्लो करना शुरू कर जाएंगे किसी खास रंग के साथ। फिर आप यहाँ पर क्या, जहाँ पर वो नज़र आ रहे होंगे वहाँ से आपने उनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैयर कर लेना है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल मेथड्स हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट डिटेक्शन है। अगर तो कंपाउंड हमारा नेचुरली फ्लोरिसेंट है, यानी वो यूवी रेडिएशंस को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक छोटे से बॉक्स के अंदर उसको प्लेट को रखते हैं और उसके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं, कौन सी, यूवी रेडिएशंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो स्पॉट होते हैं वो मुख्तलिफ कलर्स के साथ ग्लो करना शुरू कर देते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम प्लेट को कोट कर दें फ्लोरिसेंट मटेरियल के साथ, यानी जब आपने प्लेट को एब्जॉर्बेंट मटेरियल उसके साथ लगाया था, आप उसको अंदर मिक्स कर दें कौन सा, फ्लोरिसेंट मटेरियल, और फिर जब आप उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालेंगे तो क्या होगा कि पूरी प्लेट ग्लो करेगी ब्लू या ग्रीन कलर के साथ, और जो स्पॉट होंगे वो उसके ऊपर डार्क कलर के नजर आ रहे होंगे क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अगर तो स्पॉट्स कंपाउंड जो हैं वो एब्जॉर्ब करने वाले हों यूवी रेडिएशंस को, फिर हम क्या करते हैं कि फिर सिर्फ उसके ऊपर रेडिएशन डालते हैं। और अगर हमारे कंपाउंड जो है, जो हमारा सैंपल है, वो अगर यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रखता, वो उसमें कलर नहीं देता, तो फिर हम पूरी प्लेट को फ्लोरिसेंट कर देते हैं, ठीक है। यानी उसमें एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ ही हम फ्लोरिसेंट मटेरियल मिक्स करके उसके ऊपर कोट कर देते हैं। जब उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डालेंगे तो वो ब्लू या ग्रीन कलर की फ्लोरिसेंस होगी, यानी वो चमकेगी प्लेट, और जो ऊपर सैंपल के स्पॉट्स होंगे वो फिर डार्क होंगे, ठीक है। उससे लोकेशन उसकी पता चल जाएगी कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं डेंसटोमीटर। डेंसटोमीटर क्या होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि जो जितनी भी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की होंगी, जो प्लेट जो वो सैंपल जो वो जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे कंपोनेंट्स, इसका मतलब उतनी उनकी कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्बेंस के, ठीक है। उसके अलावा और टेक्निक्स क्या है, ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हम रेडिएशंस डालते हैं प्लेट के ऊपर, ठीक है, तो वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को वो क्या करेगा, ट्रांसमिट को कर देगा। तो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को हम मेजर करके बताएंगे कि एक सैंपल जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। रिफ्लेक्टेंस है। रिफ्लेक्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उससे हमें पता चलेगा कि सैंपल की क्या लोकेशन है, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। इसमें क्या होता है कि लाइट सोर्स जो है और डिटेक्टर, इनकी दो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। एक तो ये कि इंसिडेंस एंगल जो है, यानी ये हमारा सैंपल है, इंसिडेंस एंगल उसके साथ क्या है, 0 का है, और जो डिटेक्टर आपने रखा हुआ है वो रखा हुआ है 45 के एंगल पर। ये डिटेक्टर है और ये लाइट सोर्स है, ठीक है। या फिर उल्टी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है कि यहाँ पर आपका डिटेक्टर हो और 45 के एंगल पर यहाँ पर क्या हो, लाइट सोर्स, यानी जो कि लाइट डालेगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद रेडियो केमिकल मेथड है लास्ट। रेडियो केमिकल मेथड क्या होता है कि आपने अगर कोई रिएक्शन पाथ मालूम करना हो, रिएक्शन मैकेनिज्म मालूम करना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप रेडियो लेबल कर देते हैं, उसको आइसोटोपिक लेबलिंग कर देते हैं, ठीक है। किसको, कंपाउंड्स को आइसोटोप उसके अंदर डाल देते हैं, इसको कहते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। अब क्या होगा कि जब आपने रिएक्शन करवा रहे हैं तो एलिकोड्स कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा निकाल लेना है आपने उसमें उसके लिए एनालिसिस के लिए, उसको हम कहते हैं एलिकोड। अब एलिकोड को आपने लेके क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी करवानी है, TLC करवानी है, कंपोनेंट जो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद आपने वो जो सेपरेशन हो गई है वो चूंकि रेडियो लेबल्ड कंपाउंड्स आइसोटोपिक लेबल्ड कंपाउंड्स हैं, फिर आप उनकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करेंगे किसके साथ, जीजर मुलर काउंटर के साथ, ठीक है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन है, और ये क्या इसका जो मैकेनिज्म होगा, जो पाथ होगा उस रिएक्शन का, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। दैट्स ऑल। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।